जाति और धर्म के नाम पर अन्याय अत्याचार करना ये आतंक है। एक व्यवस्था को मनु ने जो किया, परंतु उस मनु की व्यवस्था के आधार पर मनमानी करना, अन्याय अत्याचार करना, जोर जुल्म और दमन करना, ये बुरा है। इस बुराई का अंत होना चाहिए। ऐसे बुरे चरित्रों का और ऐसे लोगों का जो जाति के नाम पर या धर्म के नाम पर अन्याय अत्याचार और दमन करते हैं, आतंक पैदा करते हैं, ये देशद्रोही हैं, राष्ट्रद्रोही हैं, जो देश के सामने सच्चाई को नहीं आने देना चाहते। जिसने बुरा किया है उसको स्वीकार करना चाहिए। यहाँ पे जोर जुल्म और अत्याचार किए, आतंक पैदा किया और एक मतलब अमानवीय व्यवस्था को जन्म दिया। इस व्यवस्था का अंत करने के लिए पश्चाताप करना ही एक आसान चीज़ है। भाईचारा तभी बनेगा। माता सावित्रीबाई फुले का जो संघर्ष है, महात्मा ज्योतिबा फुले का जो संघर्ष है, वो किसी वर्ग या जाति के खिलाफ नहीं रहा। उनका संघर्ष, उन्होंने जो सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी, सत्य शोधक समाज का मतलब था सत्य की शोध करना। और उन्होंने ये शोध किया था कि हमारे देश में जहाँ जन्म जाति ऊंच नीच के आधार पर भेदभाव, विषमता और गैर बराबरी के आधार पर जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक और मानवीय विकास के अधिकारों से वंचित करके, बहिष्कृत करके जो दलन और दमन किया गया और अपने लिए विशेषाधिकार सुनिश्चित किए गए, ये द्विकंटक नीति रही। दूसरी तरफ कि जन्म जाति ऊंच नीच और लिंग भेद के आधार पर सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक और मानवीय विकास के अधिकारों से बहिष्कृत करने की जो अवस्था थी, एक तरफ तो अपने लिए अधिकार सुनिश्चित करना, एक तरफ बहिष्कृत करना, ये द्विकंटक नीति थी। और ये द्विकंटक नीति किसी जाति की नहीं थी, ये थी साम्राज्यवादी, पूंजीवादी ताकतों की, जिन्होंने भय, भ्रम और अंधविश्वास के नाम पर जो पाखंडवाद की स्थापना की थी। और उन पाखंडवादियों ने भय, भ्रम और अंधविश्वास, जो मायावी, तिलिस्मी और काल्पनिक कथा कथानक चरित्र नायकों की अमानवीय, अप्राकृतिक, अवास्तविक तरीके से उत्पत्ति के नाम पर हर जाति के एक नेता या एक महापुरुष के माध्यम से भेदभाव, विषमता की नीति पैदा की थी। इनके आधार पर आज भी भारत में अधिकारों से बहिष्कृत किया गया। देश आज़ाद हो गया, देश में मानवीय अधिकारों को संवैधानिक अधिकार के रूप में सुनिश्चित किया गया, सुरक्षित किया गया, परंतु जिसमें जन्म जाति ऊंच नीच और भेदभाव के आधार पर बात करना, उद्घोषणा करना और संवैधानिक पद प्रतिनिधित्व प्राप्त करने वाले संवैधानिक अधिकारी हों या शासनिक प्रशासनिक अधिकारी हों, वो ऐसी स्थिति में जो खुलेआम आज भी सेनाएं बनाकर, जातीय सेनाएं बनाकर और जन्म और धर्म के आधार पर या लिंग भेद के आधार पर जो बहिष्कार की बातें करते हैं, सामाजिक अधिकारों से, आर्थिक अधिकारों से, राजनीतिक अधिकारों से, शैक्षणिक अधिकारों से और मानवीय विकास के अधिकारों से, इन पर संज्ञान ना लेना, ये अपने आप में एक अमानवीय व्यवस्था है, संविधान द्रोही व्यवस्था है, राष्ट्रद्रोही व्यवस्था है। जो लोग इस स्थिति से, इस व्यवस्था से, जो अमानवीय शोषण की व्यवस्था है, जो जन्म जाति और ऊंच नीच के आधार पर भेदभाव की, गैर बराबरी की व्यवस्था है, जिसके आधार पर वो लाभ ले रहे हैं, चंद कुलीन परिवार या जाति के नाम पर ले रहे हैं, वो चंद लोग ही तो थे। अब उन चंद लोगों का, ऐसे अमानवीय व्यवस्था का पोषण करने वाले लोगों का अगर कोई समर्थन करेगा तो वो कतई वो संविधान द्रोही है, संविधान विरोधी है, राष्ट्रद्रोही है, देश की एकता और अखंडता का वो विरोधी है। और देश की एकता और अखंडता के लिए संवैधानिक बात करनी चाहिए, मानवीय अधिकारों की बात करनी चाहिए, जिनको महामानव ज्योतिबा फुले जी हुए, माता सावित्रीबाई फुले हुई, जिनका अपना इतिहास रहा है, जिन्होंने स्त्रियों की शिक्षा के लिए, विधवा विवाहों के लिए, बालिका शिक्षा के लिए, भ्रूण हत्या को रोकने के लिए इतने प्रयास किए हैं। और फ्लैग में जो पुणे में हुआ था 1897 में, जो उसमें अपनी जान की परवाह ना करते हुए उन्होंने फ्लैग के मरीजों को बचाने के लिए अपना बलिदान कर दिया। ऐसी महान हस्ती को, उसके चरित्र चित्रण को किया जाना चाहिए। लेकिन ये कहा जा रहा है जो पहले हुआ, लेकिन अब ऐसा नहीं है ना। देखिए अब तो 21वीं सदी है, नया भारत है, अब ऐसा नहीं होता है। इन आत्म सुधार की बात है, देश के सुधार की बात है, समाज सुधार की बात है कि जो स्थितियां हैं, जो कथाकार है, कलाकार है, साहित्यकार है, रचनाकार है या जो भी फिल्मकार है, वो देश में आगे भविष्य में कि किस परिस्थितियों से हमारा देश गुलाम हुआ,
हमारा देश मानवीय रूप से किस तरह से विकलांग रहा, सामाजिक रूप से हमारे यहाँ पे एक कोड जैसी व्यवस्था रही जन्म जाति और लिंग भेद के आधार पर, जो ऊंच नीच भेदभाव गैर बराबरी की जो एक अमानवीय कलंकित व्यवस्था थी, उस कलंकित व्यवस्था से देश ने और देश के बहुसंख्यक समाज ने लगभग 95% समाज ने, चाहे वो किसी भी समाज का रहा हो, जो गरीब अमीर की जो एक खाई रही है, और स्त्रियों को तो हमेशा से भेदभाव के रूप में देखा गया है, आज भी देखा जाता है कि स्त्री को उपभोग या उपयोग की वस्तु थोड़ी है। इनके लिए जो संघर्ष करे या सामाजिक आर्थिक राजनीतिक शैक्षणिक और मानवीय विकास के अधिकारों से, संवैधानिक अधिकारों से, मानवीय अधिकारों से जो बहिष्कृत करने की जो व्यवस्था रही, जिस कोड अमानवीय व्यवस्था से देश गुजरा और गुलामी बार बार देश ने झेली है, इस व्यवस्था को देश में बताना फिल्मकार का, रचनाकार का, कथाकार का या व्यंग्यकार का अपना काम है। तो इसे ना देखेंगे तो हम आगे भविष्य में हम नहीं सुधरेंगे, जग कैसे सुधरेगा। तथागत बुद्ध ने कहा था कि दुनिया की सारी शक्ति और सामर्थ्य ज्ञान का अंधा महासागर हर व्यक्ति के अंदर है, जिसे अहम ब्रह्मास्मि की बात कही गई। इस ज्ञान के अंधा महासागर का मंथन करना, आत्म मंथन करना ही ज्ञान का समुद्र मंथन है। तो ब्राह्मण कभी भी देशद्रोही नहीं हो सकता, जातिवादी नहीं हो सकता, भेदभाव ऊंच नीच की व्यवस्था करने वाला नहीं हो सकता। अगर कोई इस तरह की और विद्वान व्यक्ति होता है, बुद्धिजीवी होता है, जो बुद्धि के आधार पर जीवन का निर्वाह करे, जो सत्य न्याय और प्रामाणिकता की बात करे। ये जो अपने आप पे जो बात कर रहे हैं कि ब्राह्मण ने ऐसा किया, वो ब्राह्मण नहीं थे। वो ब्राह्मण जैसे परिवार बुरा नहीं है, परिवारवादी बुरे हैं, जाति बुरी नहीं है, क्लास बुरी नहीं है, परंतु जाति के नाम पर अन्याय अत्याचार, सर घर पर हमला किया था उन्होंने जाकर, अन्याय अत्याचार ये बुरा है। जाति और धर्म के नाम पर अन्याय अत्याचार करना ये आतंक है। एक व्यवस्था को मनु ने जो किया, परंतु उस मनु की व्यवस्था के आधार पर मनमानी करना, अन्याय अत्याचार करना, जोर जुल्म और दमन करना, ये बुरा है। इस बुराई का अंत होना चाहिए। ऐसे बुरे चरित्रों का और ऐसे लोगों का जो जाति के नाम पर या धर्म के नाम पर अन्याय अत्याचार और दमन करते हैं, आतंक पैदा करते हैं, ये देशद्रोही हैं, राष्ट्रद्रोही हैं, जो देश के सामने सच्चाई को नहीं आने देना चाहते। जिसने बुरा किया है उसको स्वीकार करना चाहिए। सैकड़ों साल बाद भी उनकी मानसिकता क्यों नहीं बदली है, विचारधारा क्यों नहीं बदल रही है? जिन्होंने जाति के नाम पर अत्याचार किए, धर्म के नाम पर अत्याचार किए, और जैसे अंग्रेज आए थे उन्होंने भारत में अत्याचार किए, तो महारानी विक्टोरिया को माफ़ी मांगनी पड़ी थी। तो पश्चाताप होना चाहिए। जिन्होंने जाति के रूप में एक जातिवाद या जाति के आतंकवाद या धर्म के नाम पर धर्म की आंधी में यहाँ पे जोर जुल्म और अत्याचार किए, आतंक पैदा किया और एक मतलब अमानवीय व्यवस्था को जन्म दिया, इस व्यवस्था का अंत करने के लिए पश्चाताप करना ही एक आसान चीज है। भाईचारा तभी बनेगा तब हम अपनी गलती को स्वीकार लेकिन करें। उनके वंशज नहीं मान रहे, कह रहे हमारे पूर्वजों ने से काले काम नहीं किए थे इतिहास में, जिन्हें आप दिखा रहे हो फिल्म के जरिए। अच्छा, हम किसी चीज को गलत तरीके से पेश कर देते हैं। हमारा जो DNA है हमारा भारतीय है, हम द्रविड़ हैं। हम जिसे शूद्र कह देते हैं, शूद्र का मतलब है सूरवीर, सूर्यवंशी, द्रविड़ रक्षक। तो हम वो रक्षक हैं जिन्होंने देश में आए हुए जितने भी आक्रांता हुए हैं उनके सामने कभी अपने आप को नहीं झुकने दिया, कभी सरेंडर नहीं किया। इसलिए हमें हमारे खिलाफ यहाँ साम्राज्यवादी ताकतों ने हमारे सामाजिक आर्थिक राजनीतिक शैक्षणिक और मानवीय अधिकारों से हमें वंचित किया, बहिष्कृत किया और हमारा बहिष्कार किया। और उस बहिष्कार को इन चंद जातिवादी लोगों ने, कुलीन परिवार के लोगों ने धर्म के नाम पर उसे पोषित किया। तो ऐसे लोगों को हमने ना तब मान्यता दी थी ना हम मान्यता दी थी। देश में केरला जैसी फिल्में बनती हैं, कश्मीर फाइल जैसी फिल्में लगती हैं, तो उनको सरकार प्रमोट करती है, नेता मंत्री फिल्म देखने जाते हैं। देश में आज जो चीज़ें हैं, हमारे देश की सबसे बड़ी विडंबना ये है कि हमारे यहाँ पढ़े लिखे लोग, अगर हम कहें पढ़े और लिखे लोग, मुश्किल से 25-30% लोग हैं, परंतु जिन्हें साक्षर कहते हैं, जो हस्ताक्षर करना जानते हैं और लिखना जानते हैं, पढ़ना नहीं जानते, ऐसे लोगों की तादाद कुल मिलाकर लगभग 74 पॉइंट समथिंग है। तो जहाँ 25-30% पढ़े लिखे लोग हैं, 75% लोग तो वो हैं जो पढ़ना लिखना नहीं जानते, जो समझना नहीं जानते नहीं है, केवल उन पर मनमानी करने के लिए थोपी जाती है। तो ये जो साम्राज्यवादी ताकतें हैं, जो पूंजीवादियों के गुलाम हैं, जो हिस्साखोर, मुनाफाखोर, घूसखोर लोग हैं, चंदाखोर लोग हैं, ये क्या चाहते हैं? उन लोगों को जो पढ़े लिखे नहीं हैं, समझदार नहीं हैं, उन्हें सिर्फ भंडारे की व्यवस्था पर गुलाम बनाना चाहते हैं, मानसिक रूप से गुलाम बनाना चाहते हैं, भिखारी बनाना चाहते हैं। और इस फिल्म टैक्स फ्री क्यों नहीं कर रही सरकार? अगर जिंदा हो गए लोग
जिंदा कैसे होते हैं, जिंदगी का जुनून क्या होता, जिंदगी में सुकून क्या होता, पढ़ लिख कर ये जान गए और वैज्ञानिक जीवन शैली को उन्होंने अपना लिया और आत्मबोध हो गया, अंतोदीपक स्वयंवनों की व्यवस्था को उन्होंने जान लिया। तो उन साम्राज्यवादी पूंजीवादी ताकतें जो पाखंडवाद के दम पर इस देश को मूर्खिस्तान और पाखंडिस्तान बनाना चाहते हैं और शारीरिक मानसिक शोषण करके अयासी करना चाहते हैं, उनका धंधा चौपट हो जाएगा। अंग्रेज चले गए परंतु अपनी नाजायज औलादों को यहाँ पर छोड़ गए हैं, जो यहाँ साम्राज्यवादी ताकतें राजनीतिक पार्टियों के माध्यम से अपने चंदाखोर या घूसखोर या हिस्साखोर मुनाफाखोर लोगों को पूंजीवादियों के वहाँ पर उन्होंने गुलाम कर रखा। वो पूंजीवादियों के राजनीतिक एजेंट हैं और वो राजनीतिक एजेंट भय भ्रम और अंधविश्वास की व्यवस्था को पोषित कर रहे हैं कि लोग बाग माने ना। ये ओबीसी क्यों नहीं आ रहा अभी? ओबीसी समाज के लोग भी आ रहे हैं, जो जिंदा है, जागरूक है। वो हर समाज का व्यक्ति, ज्योतिबा जो है सावित्रीबाई फुले दंपत्ति पे बनी जो फिल्म है उसका समर्थन कर रहे हैं। और मैंने देखा कि ब्राह्मण समाज की भी या और जितने भी समाज के लोग हैं, जो महिलाएं हैं, जो जागरूक महिलाएं हैं, उनका वो कर रहे हैं। इनका विरोध ज़्यादा चलने वाला नहीं है। जो सच्चाई को कब तक छुपाएंगे? सत्य, न्याय और प्रामाणिकता की हत्या नहीं की जा सकती और ना ही ये इसको रोका जा सकता है। आज जो राजनीतिक गुलाम, जो शासनिक प्रशासनिक पदाधिकारी हैं, जो संवैधानिक पदों पर बैठे हैं, जिन्होंने संविधान की शपथ ली है और संवैधानिक व्यवस्था को अक्षुण्ण रखने की जो शपथ ली है, वो आज अपने पद और स्थिति का दुरुपयोग करते हुए ऐसे लोगों का साथ दे रही हैं। वो सबसे बड़े देशद्रोही हैं, संविधान द्रोही हैं। देश उन्हें कभी माफ़ नहीं करेगा और देश की इस व्यवस्था को अगर ये विदेशों में जाएंगी तो देश का नाम नहीं होगा। देश का नाम खराब करने वाले ऐसे ही लोग हैं। यदि ऐसे महापुरुषों की फिल्में रोकी जाएंगी, सेंसर बोर्ड कैंची चलाएगा, तो क्या प्रोड्यूसर उन पे पैसा लगाएगी फ्यूचर में ऐसी फिल्मों पर? ये रुकने वाला नहीं है। अभी कुछ समय पहले तक ज्योतिबा फुले जी पर चर्चा नहीं होती थी, माता सावित्रीबाई फुले पर चर्चा नहीं होती थी, परंतु आज पूरे देश में चर्चा हो रही है। और उसको रोकने के लिए कितना संगठित रूप से और सत्ता के संरक्षण में जो पूंजीवादी ताकतें हैं, जो साम्राज्यवादी ताकतें हैं, जो पाखंडी ताकतें हैं, वो आ रही हैं। परंतु जो सत्य है वो सत्य है। अमृत आज पी चुके हैं। अब ये अमृत है, शिक्षा ही अमृत है। शिक्षा के दम पर जो आत्मबोध का ज्ञान अर्जित करते हैं, यही अमृत पान करते हैं। ये ज्ञान की गंगा है, ये किसी नदी नाले का नाम नहीं। तो इस अमृत पान को पीकर अजर अमर हो गए हैं और आदमी अजय है, अपराजय है। विजय कैसे सुनिश्चित करनी है ये जान गए हैं। एक द्विकंटक नीति है, उसके नाम पर जो यहाँ के जो मूल निवासी जितने भी रहे हैं, उनके चरित्र, जाति और धर्म के नाम पर उनका चरित्र चित्रण गलत तरीके से किया गया है और अपने दुराचारी, व्यभिचारी, कदाचारियों का भी महिमा मंडन किया गया। और यहाँ धर्म और जाति के नाम, यहाँ वैज्ञानिक जीवन शैली की या शिक्षा के आधार पर कोई भी न तारामंडल है, नक्षत्र मंडल है, न प्राकृतिक स्रोतों पर जाने का कोई व्यवस्था है। धर्म के नाम पर देश के प्राकृतिक स्थानों पर या वैसे उन पर कब्जा करके वहाँ देशाटन की व्यवस्था है। और जो अन्य जगह पर जो चाहते हैं तो वहाँ उनका विरोध करने के लिए तरह तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं। तो ये जो देशाटन है या जो इसके आधार पर जो आर्थिक धर्म नहीं, वो धंधा, जहाँ पढ़ा लिखा भी अंधा है, इसको बनाने के आँख खोले तो देखा तो पूरे देश में बहुसंख्यक समाज भूखा नंगा है। इस चीज़ पर देख के उन्हें शर्म नहीं आती, तो उस पर चिंतन नहीं करते, उस पर आत्ममंथन नहीं करते। ऐसे लोगों को देश रहा है, देशवासी देख रहे हैं। और वो लोग जब जगेंगे तो इन्हें कहीं रुकने की, कहीं इनको बात कहने की जगह नहीं मिलेगी। ये शर्मिंदा होंगे